गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास में पिछला जो चैप्टर पढ़ा था वो था अपने 1857 की क्रांति या 1857 का आंदोलन। वो चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है। आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चैप्टर का नाम है भैया अपने औपनिवेशिक शहर, नगर राज्य या नगरीकरण, स्थापत्य, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया व्यक्तिगत सिद्धांत या लेप्स सिद्धांत या राज्य हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा, मतलब ये सभी जो है वो एक ही है भैया, ठीक है ना। चाहे व्यक्तिगत सिद्धांत दे दे या लेप्स सिद्धांत दे दे या राज्य हड़प नीति दे दे या गोद निषेध प्रथा दे दे, कुछ भी नाम दे के आपको पूछ ले और यह पूछ ले कि यह प्रथा भारत में किसने लागू की थी, कौन सा वह गवर्नर जनरल था जिसने यह प्रथा भारत में लागू की थी, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने चैप्टर। देखो, अपने चैप्टर का नाम है भैया औपनिवेशिक शहर। सबसे पहली बात तो यही आती है कि सर ये औपनिवेशिक शहर होते क्या है। देखो भैया, औपनिवेशिक शहर का मतलब हो गया कि ऐसा शहर जिसके ऊपर किसी अन्य देश का या अन्य व्यक्ति का शासन हो। समझ रहे हो, मतलब जो किसी अन्य के द्वारा बसाया गया हो, अन्य द्वारा ही वह नियंत्रित तो किसी अन्य शक्ति का ही उसके ऊपर अधिकार हो, उसी के द्वारा वहां की शासन व्यवस्था संचालित की जाए, उसको बोलते हैं भैया औपनिवेशिक शहर। जैसे आपने कई बार सुना होगा, अपने लिखते हैं कि भारत जो है वो 1947 से पहले एक औपनिवेशिक देश था। क्यों? क्योंकि भैया भारत जो था, इस भारत के ऊपर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। और यहां पर अपने इस चैप्टर में मुख्य रूप से अंग्रेजों के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो औपनिवेशिक शहर कौन से हो गए? ऐसे शहर जिनके ऊपर किसी अन्य देश का अधिकार होता है, किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी अन्य शक्ति का अधिकार होता है, मतलब जहां की शासन व्यवस्था का संचालन जो है वो किसी अन्य देश के द्वारा किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? औपनिवेशिक शहर। अब बात करते हैं भैया औपनिवेशिक शहरों की। देखो, औपनिवेशिक भारत में 3 प्रमुख शहर थे। देखो, औपनिवेशिक शहर स्टार्ट करने से पहले भैया आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अंग्रेज जो थे वो भारत में किस प्रकार से आए थे, क्योंकि इनकी चर्चा अपने बार बार करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बार बार अपने ये वर्ड आएगा, फिर आपके थोड़ा सा ऐसे डाउट ना रहे कि सर ये ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या। देखो भैया, ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन में 1599 ईस्वी में 80 पूंजीपति लोग थे, सेठ लोग थे, पैसे वाले लोग थे। उन्होंने भैया संयुक्त रूप से पूंजी लगाई, संयुक्त रूप से पैसा लगाया और एक कंपनी बनाई। उस कंपनी को नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, ठीक है। और उस कंपनी का निर्माण इसलिए किया कि अपने जो समुद्र पार के देश है, मुख्य रूप से अपने भारत और चीन, इनके साथ में यह कंपनी क्या करेगी? व्यापार करेगी। इसलिए यह कंपनी अंग्रेजों ने बनाई थी और यह कंपनी बाद में अपने भारत में व्यापार करने के लिए भी आ गई। इतना आपको ध्यान रखना है। अब भैया अंग्रेज भारत में आ गए थे व्यापार करने के लिए, और भारत में आने के बाद में अंग्रेजों ने यहां पर मुख्य रूप से 3 शहर बसाए थे। 3 बड़े शहर अंग्रेजों के द्वारा तैयार किए गए थे। उन्हीं शहरों को अपने इतिहास में औपनिवेशिक शहर कहते हैं। अब वो 3 शहर कौन से हैं? 3 शहर बोल दो या 3 नगर बोल दो भैया। पहला है मद्रास, दूसरा है बंबई और तीसरा है भैया कलकत्ता, ठीक है। ये 3 क्या थे? अपने औपनिवेशिक शहर थे। इन्हीं में सर्वप्रथम शहरीकरण की प्रक्रिया हुई थी और ये तीनों ही शहर थे जो भैया क्या थे? व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब यहां पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं अपने। अंग्रेजों के द्वारा कौन से 3 व्यापारिक नगर बसाए गए, या औपनिवेशिक काल में कौन से 3 शहर व्यापारिक केंद्र थे? समझ गए? तो कौन कौन से हैं? मद्रास, बंबई और कलकत्ता। अब ये जो शहर थे भैया, इन शहरों का प्रमुख कार्य क्या था? यहां के लोग क्या काम करते थे? तो इनका प्रमुख कार्य जो था वो था भैया अपने व्यवसाय। व्यवसाय में कैसा? एक तो मत्स्य ग्रहण, प्रमुख व्यवसाय या प्रमुख कार्य जो था
या ये शहर किसके केंद्र थे, तो अपने बात करें कि भैया यहाँ पर एक तो मत्स्य ग्रहण मतलब मत्स्यों को या मछलियों को पकड़ने का, उनको इकट्ठा करने का या मत्स्य पालन का कार्य किया जाता था। दूसरा है भैया क्या, बुनाई। यहाँ पर कौन सा कार्य होता था, बुनाई का, वस्त्र बुनाई का कार्य किया जाता था। इसीलिए अंग्रेजों ने भैया इन 3 शहरों को व्यापारिक केंद्र के रूप में तब्दील किया। अब बात आती है कि साहब अंग्रेजों के पास में ये आए कहां से, अंग्रेजों ने ये शहर किन से लिए, तो देखो भैया मद्रास जो है, ये मद्रास अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था 1639 में। कैसे हुआ था भैया, मद्रास का जो शासक था वेंकट दरमोला, ठीक है, उससे ये प्राप्त किया था। अपने बुक में नहीं है इसलिए अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आप तो इतना ध्यान रखो कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ औपनिवेशिक शहर की स्थापना की, तो भैया मद्रास में। सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया औपनिवेशिक शहर कौन सा था, मद्रास था। कब बसाया था, 1639 में। और यहीं पर भैया अंग्रेजों ने भारत में पहला किला भी बनाया था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला कौन सा था, सेंट फोर्ट जॉर्ज था। और यह कैसा किला था भैया, अंग्रेजों के द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला था। और इसी किले को अपने व्हाइट टाउन भी कहा जाता है। देखो भैया आपके कई जगह वर्ड आएंगे व्हाइट और ब्लैक, ये 2 वर्ड आएंगे, अपने ध्यान रखना। अंग्रेज जो थे भैया वो अपने को क्या कहते थे, व्हाइट कहते थे, श्वेत गोरा, और अपने को क्या कहते थे, भारतीयों को ब्लैक काला, मतलब श्वेत और अश्वेत। तो यह किला किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था भारत में। और अंग्रेज कैसे थे भैया, व्हाइट थे, इसलिए इसको व्हाइट टाउन भी कहा जाता है। यहां पे 2-3 क्वेश्चन सुनना भैया। अंग्रेजों ने मद्रास कब प्राप्त किया, 1639 में। अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला कौन सा था, सेंट फोर्ट जॉर्ज। व्हाइट टाउन के नाम से किसको जानते हैं, सेंट फोर्ट जॉर्ज किले को, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, दूसरा आता है बंबई। अंग्रेजों ने दूसरा जो आधिपत्य जमाया था वो किसके ऊपर जमाया था, बंबई पे जमाया था भैया भारत में। देखो बंबई पर कैसे जमाया भैया, बंबई अंग्रेजों को कैसे मिला, पुर्तगाल जो था भैया, उस पुर्तगाल ने दहेज में दिया था ये बंबई। किसको दिया था, दहेज में। दहेज में अंग्रेजों को नहीं दिया था भैया। देखो पुर्तगाली जो थे, उन पुर्तगाली, थोड़ा सा आप ध्यान देना, अंग्रेज जो थे भैया, इन अंग्रेजों से पहले भारत में और भी कई लोग आए थे, कई व्यापारिक कंपनी आई थी भारत में काम करने के लिए। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर आए थे भैया अपने फ्रांसीसी, ये सॉरी डची, फिर अपने अंग्रेज, फ्रांसीसी। इस प्रकार से ये लोग कहां पर आए थे, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, इतना ध्यान रखना। भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। ये क्या कंपनी आई थी इनकी, मतलब व्यापार करने के लिए। तो भारत में आने वाले पहले व्यापारिक कंपनी कौन सी थी, पुर्तगालियों की थी, ठीक है। तो ये पुर्तगाली जो थे, इनका अधिकार था भैया किसके ऊपर, बंबई पर। अब इन पुर्तगालियों ने क्या किया, अपनी जो राजकुमारी थी, पुर्तगाल के जो शासक थे, उन्होंने क्या किया, अपनी राजकुमारी का विवाह किसके साथ में कर दिया, ब्रिटेन के सम्राट के साथ में कर दिया। और दहेज में क्या दे दिया, उसको बंबई दे दिया। अब जो ब्रिटेन का सम्राट था, उसने यह बंबई किसको सौंप दी, किराए पर अंग्रेजों को सौंप दी, या एक प्रकार से कहे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। तो यहां पर कब सौंपी, 1661 में। तो यहां पर मद्रास आ गया 1639 में, और 1661 में कौन सा आ गया, मुंबई आ गया या बंबई आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि अंग्रेजों को बंबई कब और कैसे मिली, 1661 में मिली साहब। पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के सम्राट के साथ में किया था, और ब्रिटेन के सम्राट ने बंबई जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, ठीक है। अब तीसरा आता है भैया कलकत्ता। कलकत्ता कब मिला था अंग्रेजों को, 1690 में। देखो भैया ये कलकत्ता जो है, ये 3 गांव थे अपने, गोविंदपुर, सुतनाती और कालीकोता। इन तीनों गांवों को मिलाकर अंग्रेजों ने बनाया था क्या, कलकत्ता शहर बसाया था। तो तीनों डेट ध्यान रखनी है भैया, 1639, 1661 और 1690। ये 3 क्या थे भैया, अंग्रेजों के औपनिवेशिक शहर थे, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, व्यापार की गतिविधियों के प्रमुख नगर थे। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं भैया पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर। पूर्व औपनिवेशिक मतलब इनसे पहले, मतलब अंग्रेजों से पहले। अंग्रेजों से पहले यहां पर कौन थे भैया, यहां पर थे अपने मुगल, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। भारत में भैया पहला मुगल बादशाह जो आया था वो बाबर आया था,
1525 में। इसी बाबर का बेटा था अपने हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, और अंतिम मुगल बादशाह जो था भैया वो था अपने बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। लास्ट क्लास अपने जो हुई थी अपने 1857 वाली क्रांति, उसमें मैंने बताया था भैया भारत में अंतिम मुगल बादशाह जो था वो कौन था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय था भैया, जो 1857 की क्रांति का उसने नेतृत्व भी किया था। तो यहां पर देखो भैया पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर किस प्रकार के थे। भैया कस्बे और शहरों में पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। पूर्व औपनिवेशिक काल में जो ग्रामीण क्षेत्र थे भैया वहां पर कृषि, पशुपालन और जंगलों से संग्रहण का कार्य किया जाता था। मतलब गांव के लोग या तो खेती बाड़ी का काम करते या पशुपालन का काम करते या फिर जंगलों से लकड़ियां वगैरह या औषधि वगैरह या जंगलों से अन्य पदार्थ जो है वो इकट्ठा करने का कार्य करते थे। जबकि शहर जो होता था भैया, इस शहर में अपने व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार और शासक, शासक यानी राजा, ये लोग यहाँ पर शहरों में निवास करते थे। और बात करें भैया अपने इनके संबंधों की, तो ये भैया जो शहरी लोग होते थे कौन, अपने शासक वगैरह, शिल्पकार या प्रशासक वगैरह, ये गांव वालों से क्या वसूल करते थे, राजस्व वसूल करते थे। मतलब इनका जो आमदनी का जो साधन थी भैया वो कौन थे, यही गांव के लोग थे। अरे राजा जो होता है वो कर किससे वसूल करता है, अपनी जनता से। और जनता से कौन सी भैया, जो गांव में रहते हैं, गांव में जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, उनसे ये क्या वसूल करते थे, राजस्व वसूल करते थे। या अपने व्यापारी वगैरह जो है वो यहां पर क्या करते थे, व्यापार करते थे। जैसे देखो संकट के समय शहर के लोग भैया गांव में ही शरण लेते थे। अब ये संकट के समय जो शहर के लोग हैं ये कहां पर चले जाते थे, गांव में चले जाते थे। क्यों, क्योंकि शहर में कौन रहता था भैया, राजा। अब इस राजा के ऊपर कोई दूसरा राजा आक्रमण कर देगा तो ये लोग भागकर कहां चले जाते, गांव में चले जाते। इसका मतलब ये लोग एक दूसरे का क्या करते थे, सहयोग करते थे, मिलजुल कर आपस में रहते थे, मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करते थे। व्यापारी फेरी वाले गांव में ही जाकर क्या बेचते थे भैया, सामान बेचते थे। अब ये व्यापारी वगैरह जो होते थे वो अपना सामान कहां जाकर बेचते थे, इन्हीं गांव में जाकर बेचते थे। आज भी अपने गांव में कई बार देखते हो भैया कोई शहर से कोई सामान बेचने के लिए आते हैं या नहीं आते, घूम घूम के सामान बेचते हैं फेरी वाले। तो ये सामान कहां बेचते थे, गांव में जाकर बेचते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर। अब देखो भैया यहां पर 16वीं और 17वीं शताब्दी में फिर भैया मुगल जो थे वो ताकतवर हो गए। बाबर आया, बाबर ने आते ही लड़ाइयां लड़ी थी यहां पर, फिर अपने हुमायूं आया, फिर अकबर आया, और इन्होंने क्या किया भैया, यहां पर धीरे धीरे यहां पर शहर बसाने स्टार्ट कर दिए। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या बसाए थे भैया, मद्रास, बंबई, कलकत्ता बसाए थे, उसी प्रकार से भैया अंग्रेजों के द्वारा 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो शहर बसाए गए थे वो कौन कौन से थे, अपने आगरा, दिल्ली और लाहौर। ये कौन से शहर है भैया, ये पूर्व औपनिवेशिक काल के हैं, मतलब अंग्रेजों से पहले के। और अंग्रेजों के द्वारा कौन से, मद्रास, बंबई, कलकत्ता। ध्यान देना यहां पर मेन कौन से हैं, पूर्व औपनिवेशिक काल में आगरा, दिल्ली और लाहौर है। जबकि अंग्रेजों के समय मतलब औपनिवेशिक काल में कौन से, मद्रास, बंबई और कलकत्ता है। अब ये जो शहर होते थे ये शाही प्रशासन, मतलब यहां से प्रशासन का संचालन किया जाता था, राजा वगैरह यहां पर निवास करते थे। और ये सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र भी थे, मतलब यहीं पर एक प्रकार से राजा के द्वारा शासन का संचालन किया जाता था। जैसे अकबर है भैया, अकबर की राजधानी आगरा थी, ठीक है। अपने कई मुगल शासक थे उनकी राजधानी दिल्ली थी, कईयों ने लाहौर भी राजधानी बनाई है। तो ये क्या थे, एक प्रकार से महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, व्यापारिक नगर थे, महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधि के ये हिस्से थे। इनमें भैया कौन रहते थे, मनसबदार रहते थे, जागीरदार रहते थे, सम्राट रहते थे, या कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। ये मनसबदार क्या होता है भैया, एक पद होता था मुगल काल में, ठीक है। जागीरदार आप जानते ही हो, सम्राट मतलब जो शासक होता था, जो राजा रहता था। कुलीन वर्ग का मतलब जो सेठ वगैरह, धनवान लोग, पुरोहित वगैरह, पंडित वगैरह, जो पैसे वाले लोग होते थे वो होते थे, ये यहां पर रहते थे। और जो सम्राट होता था भैया वह मुख्य रूप से कहां रहता था, एक किलेबंद महल के रूप में रहता था। मतलब एक महल होता जिसकी संरचना एक किले के रूप में होती थी, चारों तरफ उसके पहरा होता था, दरवाजे होते थे। वहां पर कौन निवास करता था, सम्राट या राजा निवास करता था। इसके अलावा भैया अगर अपने बात करें नगरों की, तो ये जो नगर होते थे, ये नगर अपने इन नगरों में मंदिरें भी होते, मस्जिद भी होती, बाजार भी होते, मकबरे भी होते और महाविद्यालय भी
होते थे। कहां पर? नगरों में। जबकि साउथ की बात करें अपने दक्षिण भारत में भैया, जैसे मदुरई और कांचीपुरम, ये क्या थे भैया? प्रमुख केंद्र यहां पर कौन से होते थे? मंदिर होते थे। पूर्व औपनिवेशिक काल में प्रमुख केंद्र कौन से थे भैया? जो नगर थे। और नगरों में कौन से? आगरा, दिल्ली और लाहौर। और यहां पर जो शासक होते थे वो कहां पर रहते थे भैया? शहरी क्षेत्रों में रहते थे। ठीक है, नगरों में निवास करते थे। जबकि दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कौन से दो केंद्र भैया? मदुरई और कांचीपुरम। साउथ के हैं ये दोनों ही, ठीक है, आपको बताया हुआ है। कांचीपुरम वगैरह ये अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं अपने। तो यहाँ के जो राजा रहते थे भैया वो कहाँ पर निवास करते थे? मंदिरों में निवास करते थे। जैसे विजयनगर साम्राज्य अपने पढ़ा था, उसमें अपने चर्चा की थी। हजारा राम मंदिर है, अपने विठलनाथ का मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर, कई बताए थे आपको। ठीक है, तो अपने यहां पर क्वेश्चन पूछ ले कि भैया दक्षिण भारत के कोई दो नगरों के नाम बताइए जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। तो कौन से हो गए? अपने मदुरई और कांचीपुरम। ये आपको ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि आपको नोट्स अच्छी तरह से मैं लिखा दूंगा, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। औपनिवेशिक काल के 3 प्रमुख शहर, पूर्व औपनिवेशिक काल के 3 प्रमुख शहर, ठीक है, दक्षिण भारत के 2 प्रमुख व्यापारिक केंद्र, इनको आपको ध्यान रखना है। एक वर्ड आता है भैया कोतवाल। ये कोतवाल कौन होता है? कोतवाल किसको बोलते हैं? अपने जैसे पुलिस में भी बोलते हैं दरोगा जी, कोतवाल जी आया गया। तो पुलिस का या कोतवाल का या दरोगा का प्रमुख काम क्या होता है? पुलिस क्या करती है भैया? शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। नगरों में अपने शहरों में पुलिस चौकियां होती है, वो क्या करती है? शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। तो उसी प्रकार से भैया जो अपने 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में होते थे कोतवाल, वो कोतवाल क्या करते थे? ये राजकीय अधिकारी होते थे जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था। मतलब नगर जो होता था वहां पर यह ध्यान रखता था कि कोई गलत हरकत या गलत क्रिया या कोई गलत कार्रवाई ना हो जाए, कुछ अनुचित ना हो जाए, नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखता था। अब यहां पर देखो एक बार क्वेश्चन आया था कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जो राजकीय अधिकारी होता था जिसके द्वारा नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखी जाती थी, उसे क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। जैसे भैया अपने 1857 से पहले गंगाधर नेहरू दिल्ली के क्या थे भैया? कोतवाल थे। अब बात आती है गुरुजी गंगाधर नेहरू कौन था? गंगाधर नेहरू को आप नहीं जानते, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना होगा। इनके ये क्या थे भैया? दादा थे। ठीक है, तो अब पूछ ले 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के कोतवाल कौन थे? गंगाधर नेहरू थे। गंगाधर नेहरू कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू के दादा, मोतीलाल नेहरू के पिता। ओके, अब बात करते हैं भैया 18वीं शताब्दी की। यह चर्चा कब की है? अपने 16वीं 17वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन आया भैया? 18वीं शताब्दी में यहां पर पावरफुल कौन हो गए? अंग्रेज हो गए। और पतन किनका हो रहा था? धीरे धीरे मुगलों का पतन हो रहा था। क्यों? क्योंकि भैया 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल शासक बने वो क्या थे? एक प्रकार से कमजोर शासक थे। मतलब औरंगजेब के बाद में जितने भी राजा बने मुगलों के अंदर, वो एक प्रकार से क्या थे? अयोग्य थे, कमजोर थे, एक प्रकार से निर्बल शासक थे। तो यहां पर भैया अंग्रेज धीरे धीरे मुगलों का पतन स्टार्ट होने लग गया और जो छोटे मोटे शहर थे वो क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में विकसित होने लग गए। तब अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और अंग्रेजों ने यहां पर फूट डालो और राज करो की नीति स्टार्ट की और धीरे धीरे यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, देखो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ भैया? जो पुराने नगर थे उन पुराने नगरों का क्या हो गया? पतन हो गया। पुराने नगर कौन से? ये अपने आगरा, दिल्ली, लाहौर। क्यों? क्योंकि ये मुगलों के समय इनका वैभव था भैया, मुगलों के समय इनका वर्चस्व था। लेकिन मुगलों के पतन के साथ ही इनका भी क्या हो गया? पतन हो गया और क्षेत्रीय ताकतों का विकास हुआ। क्षेत्रीय ताकत कौन? जैसे मान लो हैदराबाद पनप गई, रंगपट्टम पनप गया, अपने तंजौर है, ठीक है, जैसे लखनऊ है, हैदराबाद है, श्रीरंगपट्टम है, पूना है, नागपुर है, बड़ौदा है, तंजौर है। ऐसी शक्तियों का क्या हुआ? विकास हुआ। यहां पर छोटे मोटे राजा बने और उन राजाओं ने धीरे धीरे अपने क्षेत्र का क्या कर लिया? विकास कर लिया। तो भैया इनका जब विकास हुआ तो जो प्रशासक वगैरह है, जो व्यापारी वगैरह जो थे, जो शिल्पकार थे, वो वहां से कहां पर आने लग गए? यहां आने लग गए और यहां पर व्यापार या शिल्प कार्य का संबंधित कार्य करने लग गए। इन क्षेत्रीय ताकतों में क्या होते थे? निरंतर युद्ध होते थे।
निरंतर युद्ध क्यों? ये चाहता था मैं इसको हड़प लूं, ये चाहता था मैं इसके हड़प लूं, ये चाहता था मैं इसको जीत लूं, ये चाहता मैं इसको जीत लूं। इस प्रकार से इनमें निरंतर लगातार क्या होते थे? युद्ध होते थे। अब ये युद्ध के लिए सैनिक कहां से लाते थे? ये सैनिक लाते थे भैया किराए के ऊपर, भाड़े के ऊपर। जैसे किसी व्यक्ति को कह दिया कि तू मेरे लिए लड़ाई करने चल, मैं तेरे को 200 रुपए दूंगा, ठीक है। जैसे अपने मजदूर नहीं जाते क्या किराए के ऊपर, भाड़े के ऊपर, तो उस प्रकार से भाड़े पर सैनिक लाते थे। और जब भाड़े पर सैनिक लाते थे तो भैया यूरोपीय जो ताकतें थी, यूरोपीय कंपनियां जो थी, जैसे पुर्तगाली, डची, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इन्होंने इसका क्या उठाया? फायदा उठाया। इन्होंने देखा कि यार भारत के लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना इनमें आपस में फूट डाल दे और यहां पर अपना राज करने लग जाए। तो अब यूरोपीय जो ताकतें थी भैया, कौन सी? पुर्तगाली वगैरह, डच्ची वगैरह, डच्ची बोल दो या हॉलैंड या नीदरलैंड, ये एक डच जाति है भैया, ठीक है। अपने फ्रांसीसी वगैरह है, इन्होंने यहां पर फायदा उठाया और अपने यहां पर अधिकार करना स्थापित कर दिया। जैसे पणजी गोवा की राजधानी है, इसके ऊपर अधिकार कर लिया था भैया 1510 में किन्होंने? पुर्तगालियों ने। ध्यान रखना भैया ये क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पणजी पर आधिपत्य कब स्थापित किया था, ठीक है। इसके अलावा यह मछलीपट्टनम है, इस मछलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया 1605 में किसने? डचों ने। मद्रास है, मद्रास अभी बता चुका हूं मैं, 1639 में किसने? अंग्रेजों ने। बंबई है 1661 में किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन। पांडिचेरी है, पांडिचेरी पर 1673 में किसने? फ्रांसीसियों ने। इस प्रकार से अंग्रेजों ने यहां पर क्या कर लिया? आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये कंपनी, ये पुर्तगाली, डच्ची वगैरह, फ्रांसीसी वगैरह जो है वो अंग्रेजों के मुकाबले कमजोर साबित हुए। अंग्रेज ताकतवर थे, शक्तिशाली थे भैया। इन सब यूरोपियों में अंग्रेज शक्तिशाली और ताकतवर थे। शक्तिशाली और ताकतवर तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ये भारतीय जो है ये आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए अंग्रेजों ने एक नीति लागू की थी भैया फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने क्या किया? इनमें आपस में फूट डाल देते थे, ये इसको इससे लड़ा दिया, इसको इससे लड़ा दिया, इसको इससे लड़ा दिया, और जो बच जाता था उसको अंग्रेज हरा देते और अपना आधिपत्य स्वीकार कर लेते, ठीक है। तो इन अंग्रेजों ने भैया यहां पर क्या किया? फिर 1757 में इतिहास का एक फेमस युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं अपने प्लासी का युद्ध। प्लासी एक मैदान है भैया, वहां पर पेड़ पाते हैं प्लास के, इस कारण इस मैदान में यह युद्ध हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। यह कब हुआ था? 1757 में हुआ था भैया। किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और बंगाल का जो नवाब था भैया सिराजुद्दौला, उसके मध्य यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में एक प्रकार से जो अंग्रेज है वो भैया विजय हो गए, और अंग्रेजों की विजय होने के साथ ही अंग्रेजों का भारत के ऊपर, या एक प्रकार से कहे कि बंगाल के ऊपर क्या स्थापित हो गया? राज के नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल को जीतने के बाद में भैया अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना यहां पर आधिपत्य बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद में अंग्रेजों ने इन शहरों को एक प्रकार से बड़े शहरों के रूप में विकसित किया और धीरे धीरे संपूर्ण भारत के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब आप कॉपी निकालो, हेडिंग लगाओ, औपनिवेशिक शहर लिखो भैया। इसमें लिखो औपनिवेशिक भारत में मद्रास, बंबई तथा कलकत्ता प्रमुख नगर थे। इसी कारण यहीं पर शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो गई। ये शहर औपनिवेशिक काल में व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे तथा इन शहरों का प्रमुख व्यवसाय या केंद्र मत्स्य ग्रहण और बुनाई था। आगे लिखो, अंग्रेजों ने मद्रास को 1639 में तथा बंबई को 1661 में व कलकत्ता को 1690 में प्राप्त किया। मद्रास में अंग्रेजों के द्वारा पहला किला बनाया गया जिसे सेंट फोर्ट जॉर्ज कहा जाता है। इसी किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। बंबई 1661 में अंग्रेजों को पुर्तगालियों से प्राप्त हुई।
क्योंकि पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के सम्राट के साथ में किया था और बंबई दहेज में दिया था। आगे लिखो, कलकत्ता में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम किला बनाया। अब हेडिंग लगाओ, पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर। इसमें लिखो, लिखो भैया इसमें, कस्बे आर्थिक गतिविधियों और संस्कृतियों के प्रतिनिधि बनकर सामने आए। पूर्व औपनिवेशिक काल में ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि, पशुपालन तथा जंगलों से संग्रहण का कार्य करते थे, जबकि शहरी क्षेत्र में व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार और शासक निवास करते, जो गांव वालों से राजस्व वसूलते थे। संकट के समय यही शहरी लोग गांव में जाकर शरण लेते। इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि पूर्व औपनिवेशिक काल में लोग एक दूसरे का सहयोग करते तथा आपस में मिलजुल कर रहते थे। व्यापारी, फेरी वाले भी गांव में जाकर ही सामान बेचते थे। पैराग्राफ चेंज करो भैया। 16वीं सत्रहवीं शताब्दी में मुगलों द्वारा भारत में 3 प्रमुख नए शहर बनाए गए, जो इस प्रकार है। नंबर 1 आगरा, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 लाहौर। फिर नीचे लिखो, ये शहर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन शहरों में मनसबदार, जागीरदार, सम्राट और कुलीन वर्ग के लोग निवास करते थे। शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता, जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। इन नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार स्थित होते थे। पैराग्राफ चेंज करो। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरई और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। धार्मिक त्योहार अक्सर मेलों के साथ होते थे। शासक धार्मिक संस्थानों का सबसे ऊंचा प्राधिकारी और मुख्य संरक्षक होता था। जैसे अपने विजयनगर में देखा था ना भैया, महानवमी डिब्बा वाला। ठीक है, फिर आगे लिखो। फिर इसी में एक हेडिंग लगा लो छोटी सी, कोतवाल। यह एक राजकीय अधिकारी होता था जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था। जैसे 1857 से पहले गंगाधर नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के दादा थे, वो दिल्ली के कोतवाल थे। अब हेडिंग लगाओ आप, 18वीं शताब्दी में आया परिवर्तन या बदलाव। 18वीं शताब्दी में आया परिवर्तन या बदलाव। यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं भैया, आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण मतलब बदलाव किस प्रकार हुआ। तो आप इसमें लिखो, 18वीं शताब्दी में शहरी केंद्रों में व्यापक परिवर्तन हुए। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगरों का पतन हुआ और नए नगर उभरकर सामने आए। इन नए नगरों में क्षेत्रीय ताकतों का विकास हुआ। प्रमुख क्षेत्रीय ताकतों के अंतर्गत लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर थे।
पुराने नगरों का पतन होने के कारण प्रशासक, व्यापारी, शिल्पकार यहां आने लग गए। इन क्षेत्रीय ताकतों में निरंतर युद्ध होते थे और युद्ध के लिए सैनिक भाड़े पर लाए जाते थे। तब यूरोपीय कंपनियों ने इसका फायदा उठाया और विभिन्न स्थलों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। जैसे पुर्तगालियों ने 1 नंबर लगा के लिख लो, पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी पर आधिपत्य स्थापित किया। नंबर 2, 1605 में डचों ने मछलीपट्टनम पर। नंबर 3, 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास पर। नंबर 4, 1661 में अंग्रेजों ने बंबई पर। नंबर 5, 1673 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर। आगे लिखो, धीरे धीरे इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास ही नगर विकसित होने लगे। पैराग्राफ चेंज करो। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने राजकीय नियंत्रण प्राप्त कर लिया तथा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला और मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाहें तीव्र गति से नवीन आर्थिक शहरों के रूप में उभरकर सामने आए। ठीक है, ये हो गया। अब भैया एक थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी आप लिख लो, कई बार आपको पूछ सकते हैं। हेडिंग लगा लो ईस्ट इंडिया कंपनी, लिखो भैया इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में ब्रिटेन में 80 पूंजीपतियों, मतलब सबका सा अंग्रेज या 80 पूंजीपतियों के द्वारा संयुक्त रूप से पूंजी लगाकर की गई। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना समुद्र पार के देशों, मुख्य रूप से भारत और चीन के साथ व्यापार करने के लिए की गई थी। ओके भैया, तो ये थी अपनी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।